आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। और आज के इस लेक्चर में भी रैपिड रिवीजन सीरीज का ये आपका लेक्चर आप देख पा रहे होंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, इससे कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, किसी भी तरह का किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाता है। किसी किसी में 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था को रैपिड रिवीजन के थ्रू हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे इसमें। और आप अगर PYQ क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो उसमें आपको साफ तौर पे दिख रहा होगा कि पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए इसके क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। और शुरुआत करेंगे परिचय से, इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था है क्या? तो पंचायती राज व्यवस्था में भारत में जो है ना, ग्रामीण स्वशासन की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। और इसका उद्देश्य होता है कि ग्रामीण जनता को प्रशासन में भागीदारी देना। ठीक है, जो ग्रामीण हैं, जो निचले स्तर के लोग हैं, नीचे स्तर पर जो हैं, वो लोग भी लोकतंत्र की जो भूमिका है उसमें भागीदारी हों। और ज़मीनी स्तर पर मजबूत करना लोकतंत्र को, ये भी पंचायती राज व्यवस्था में ही निहित है। ठीक है, इसके अगर परिभाषा से हम लोग समझें इसको, तो पंचायती राज व्यवस्था की परिभाषा होगा क्या कि वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर चुनी हुई संस्था या प्रशासनिक जो है विकासात्मक और न्यायिक कार्य जो किए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए जब पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें इसका कुछ इतिहास है, वो भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। कहाँ से इसकी शुरुआत होती है वो भी आपको समझना बेहद ज़रूरी है। आपको नागौर ज़िला का नाम सुना होगा आपने, नागौर ज़िला राजस्थान में, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। एक्चुअली कुछ हिस्ट्री इसमें देख ले करें इसका इतिहास का, तो प्राचीन भारत में जो है ग्राम सभाओं का अस्तित्व मिलता था। एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपने देखा होगा सभा और समितियाँ जो है होती थी, प्रजापति की 2 पुत्नियाँ कही जाती थी उसको। तो वो एंशिएंट हिस्ट्री में वो सब चीज़ें देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो मुगल कार्य में भी ग्राम पंचायत हुआ करते थे। उसके बाद अगर ब्रिटिश काल की बात करें तो 1882 में 1882 में लॉर्ड रिपन का के काल में इसका प्रस्ताव आया। और इसके लिए विभिन्न जो है संस्थाएं भी बनी, समितियां बनी। और समितियों ने अपना अपना जो है राय और मशवरा जो है किया, और उसके बाद प्रस्ताव दिया। जैसे कुछ अगर समिति की बात करें तो एक समिति जो काफ़ी फेमस है और इससे क्वेश्चंस देखने को भी मिलता है, जो 1957 में आया, 1957 में आया आपका, और वो आया बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद आपका आता है 1978 में अशोक मेहता समिति। ठीक है, उसके बाद एक और आया था JB करके, तो उससे क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता। मोस्टली जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है वो बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति से ही देखने को मिलता है। ठीक है, और उसमें एक और इतिहास है कि 1992 में जो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसके पहले की क्लासेज में आपने देखा होगा कि संविधान संशोधन जितने भी अभी तक हुए हैं इंडिया में और जो प्रमुख हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने आपको कवर करवाया था। तो उसमें एक 73वां जो संविधान संशोधन था वो आपने देखा होगा कि वो आपका पंचायती राज व्यवस्था से ही जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो जो वो पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। उसके बाद हम एक एक करके समिति को समझते हैं। जो पहला समिति आया 1957 में, वो बलवंत राय मेहता समिति, उन्होंने क्या सजेस्ट किया बलवंत राय मेहता ने कि 3 स्टेज, ठीक है, 3 लेयर का आपका होगा, आपका ये जो गवर्नेंस होगा वो आपका 3 लेयर होगा। त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी। इसमें 3 लेयर में कौन कौन था? तो आपका पहला तो आपका ग्राम पंचायत था, और उसके बाद फिर पंचायत समिति था, और उसके बाद फिर जिला परिषद था। ये 3 स्तरीय त्रिस्तरीय जो है प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि बलवंत राय मेहता ने कैसी प्रणाली की सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय, और उसमें भी कौन कौन से थे? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने, 1957 में आया था। ये भी आपको ध्यान देना कि कब आया था, ये भी पूछ सकता है। तो 1957 में आया था। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगला समिति आता है अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति 1978 में आया, 1978 में आया। और इसमें क्या होगा कि ये 2 लेयर का द्विस्तरीय प्रणाली इसमें किया गया। और इसमें बताया गया, इन्होंने सिफारिश किया कि एक मंडल होगा और दूसरा आपका जिला होगा। 2 स्तरीय में आपका पंचायती व्यवस्था को रखा जाए। और राजनीतिक दलों की जो भागीदारी भी उन्होंने जोर दिया था कि राजनीतिक दलों की भागीदारी होनी चाहिए। वित्तीय संसाधन की मजबूती हो, इस पर भी जोर अशोक मेहता समिति देता है। इसके बाद
हमने लोगों ने देखा अपना 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में है हुआ, तो उसमें क्या है कि 24 अप्रैल 1993 को पहली बात तो ये आया, तो संविधान संशोधन तो हुआ 73वां 1992 में, लेकिन ये लागू कब हुआ, तो ये लागू लागू होता है आपका 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, संविधान में भाग की बात करें तो भाग जो आपका है 9 जो है आपका संविधान में भाग 9 में जोड़ा गया है इसको। ठीक है, और अनुच्छेद की बात कर लें तो अनुच्छेद आपका 243 से लेकर के 243 ओ जो है वहाँ तक सब का सब जो है इससे रिलेटेड है, अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक। ठीक है, इसके बाद एक 11वीं जो अनुसूची हुई थी, 11वीं अनुसूची वो आपका 11वीं अनुसूची में 29 विषय जो है उसको जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय को जोड़ा गया था। पंचायती राज व्यवस्था का जो त्रिस्तरीय संरचना है उसके बारे में अगर हम लोग समझें तो उसमें होता है कि ग्राम स्तर का, तो ग्राम स्तर में क्या रहेगा भाई, तो ग्राम स्तर में आपका रहेगा ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होगा, और फिर आपका मुखिया होगा, सरपंच होगा और पंचायत सचिव होगा, ये ग्राम स्तर में होगा। और अगर प्रखंड स्तर की बात करें तो पंचायत समिति होगा जिसमें प्रमुख और उप प्रमुख, ठीक है, पंचायत समिति ही मिलकर के प्रमुख बनाते हैं और उप प्रमुख का तो आपका हो जाएगा उसमें। ठीक है, अब यहाँ पास जो है प्रखंड स्तर का हो गया पंचायत समिति। अब जिला स्तर की बात करें तो जिला स्तर में आपका जिला परिषद रहेगा और अध्यक्ष होगा उसमें और उपाध्यक्ष भी होगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में क्या होगा, तो ग्राम सभा में आपका होगा कि सभी जो वयस्क मतदाता की सभा होगी और पंचायतों की सर्वोच्च संस्था इसको माना जाता है ग्राम सभा को, और योजनाओं की स्वीकृति भी यहाँ पास आपको होगा। ठीक है, ग्राम सभा में। उसके बाद है पंचायत की संरचना की बात कर ले तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है इसके लिए। कार्यकाल कितना होगा, तो 5 ईयर आपका 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, और आरक्षण की भी व्यवस्था होती है इसमें, ये भी आपको ध्यान में रखना है पंचायत की संरचना में। नेक्स्ट वन है कि आरक्षण प्रावधान की बात करें तो आरक्षण का प्रावधान है, और इसमें SC ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में देखा जाता है कि जनसंख्या के अनुपात वहाँ पास क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका आरक्षण का प्रावधान किया गया है SC ST के लिए भी। महिलाओं के लिए कि कम से कम बात करें तो महिलाओं के लिए आपका 33% 33% जो है वो आरक्षण रहेगा। कई राज्यों में 50% भी है, और ये 33% किस संविधान संशोधन से आया है वो आपको लोग को कमेंट करके बताना है, क्योंकि हमने संविधान संशोधन का अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो उसमें इसके बारे में भी चर्चा किया है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा ये आपका निहित है आरक्षण प्रावधान इसमें। अगला बात करें पंचायतों के कार्य, जो कि 11वीं अनुसूची में इसके बारे में निहित है और चर्चा की गई है 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य के बारे में। तो पंचायतों का कार्य क्या है, तो कृषि से रिलेटेड सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण आवास, पेयजल और गरीबी उन्मूलन, ये प्रमुख कार्य हैं जो ग्राम पंचायत के कार्य होंगे, जो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, रखा गया है। वित्तीय प्रावधान की बात करें तो वित्तीय प्रावधान में कर लगाने की शक्ति है, राज्य वित्त आयोग होगा और केंद्र व राज्य का अनुदान होगा। ठीक है, ये भी आपका वित्तीय प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग की बात करें तो राज्य वित्त आयोग में प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा भी होगी राज्य वित्त आयोग में। ठीक है, और राज्य वित्त आयोग के गठन कौन करता है, तो माननीय राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य वित्त आयोग के गठन करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें, राज्य का निर्वाचन आयोग होगा, जैसे केंद्र का होता है उसी तरीके से राज्य का निर्वाचन आयोग होगा, और पंचायत चुनाव का संचालन करवाएगा राज्य निर्वाचन आयोग ही, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगा ये चुनाव, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो आपके जिला अधिकारी होते हैं वही आपका जिला के मुख्य जो है निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं। ठीक है, पंचायती राज के लाभ की बात करें तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करता है के लिए भी ज़रूरी है, और स्थानीय विकास के लिए भी। ठीक है, लोकल जो डेवलपमेंट हो सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके तो उसके लिए पंचायती राज व्यवस्था का होना बेहद ज़रूरी है। जन भागीदारी भी इसमें होता है कि भाई सबको लगता है कि हम डायरेक्टली तो नहीं लेकिन डायरेक्टली ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये जन भागीदारी भी इसको देखने को मिलता है। हम वोट डाल रहे हैं, हम अपने अधिकार को, अपने मत को, अधिकार जो है मेरा उसको यूज भी कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण भी देखने को मिलेगा, जब 33% और 50% जब किसी राज्य में जब आरक्षण मिल रहा है तो उसमें आपका महिला सशक्तिकरण भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है पंचायती राज की समस्या क्या है, तो इसमें होता क्या है कि वित्तीय संसाधनों की कमी होती है, राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, अशिक्षा भी बढ़ता है इससे, और प्रशासनिक नियंत्रण भी इसमें ध्यान में रखना
पड़ता है। ठीक है, तो पंचायती राज की समस्या है कि वित्तीय संसाधन की कमी महसूस होता है, राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है, अशिक्षा और प्रशासनिक नियंत्रण भी देखने को मिलता है। अगला है पंचायती राज का महत्व, इंपॉर्टेंस अगर जाने इसमें तो ग्रामीण विकास की रीढ़ कही जाती है पंचायती राज व्यवस्था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लोकतंत्र की नींव यहीं से रखी जाती है, ठीक है, पंचायत स्तर से ही, और सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है पंचायती राज का व्यवस्था। ठीक है, तो ये आपका पंचायती राज व्यवस्था का कंप्लीट रिवीजन हमने करवाने की कोशिश किया है। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं रही होगी। कोई डाउट या कोई टॉपिक लग रहा है कि इसमें डिस्कस नहीं किया गया है तो आप ज़रूर कमेंट करके बता देंगे। और फिलहाल इस लेक्चर को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए भी सभी फ्रेंड्स ग्रुप में। और रैपिड रिवीजन का जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक दे दिया गया है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने इससे पहले की क्लासेज नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग एग्जाम देते रहिए और रैपिड रिवीजन सीरीज को ज्वाइन करते रहिए। धन्यवाद आप लोग का। सब्सक्राइब कीजिए वैसु क्लासेज को।